आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से संविधान के बारे में। परसों भी हमने 3 अनुच्छेद पढ़ लिए थे। पहला जो अनुच्छेद है उसमें क्या क्या कहा गया था वो आप सभी को पता है। दूसरा भी हमने पढ़ लिया था। तीसरा पढ़ रहे थे हम। तीसरा पढ़ना है। उसमें क्या क्या बताया गया है कि जो राज्य कोई राज्य दूसरे राज्य को देना है तो ये संविधान संशोधन काम आएगा। याद कर लेना, 368वां संविधान संशोधन का काम आता है जब किसी राज्य को दूसरे राज्य को देना है, दूसरे देश को देना है, तो 368वां संविधान संशोधन काम आएगा। दो संविधान संशोधन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 9वां संविधान संशोधन और एक आपके आता है 100वां संविधान संशोधन। 100वां, ये 2 संविधान संशोधन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हुआ था 2015 के अंदर, अभी की बात है ये, और एक हुआ था आपने 1960 के अंदर। 1960 के अंदर ये 2 संविधान, एक हुआ था 1960 के अंदर, एक हुआ था 2015 के अंदर। ये 2015 है, ये 2015। इसके अंदर जो एक क्षेत्र है बेरूबाड़ी, कौन सा क्षेत्र है? बेरूबाड़ी। ये क्षेत्र किस में शामिल किया गया था या किसको दे दिया गया था? वो दिया गया था 9वें संविधान संशोधन 1960 में बेरूबाड़ी को दिया गया था बांग्लादेश को ये क्षेत्र दे दिया गया था। फिर उसके बाद भारत के 2015 में कुछ क्षेत्र भी बांग्लादेश में क्या किए गए थे? इसी में शामिल किए गए थे। भारत के, सुन लेना, दूसरे नहीं है, भारत के ये। बेरूबाड़ी भी भारत का हिस्सा था 1960 से पहले, लेकिन 1960 के अंदर 9वें संविधान संशोधन में बेरूबाड़ी को बांग्लादेश को सौंप दिया गया था। जो बेरूबाड़ी क्षेत्र है उसको बांग्लादेश को सौंप दिया गया था कि अब आपकी जिम्मेदारी है, इस क्षेत्र को आपको विकसित करना है या फिर डुबाना है, वो आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है। उसके बाद 2015 में भी ऐसा कुछ हुआ था जैसा 1960 के अंदर हुआ था। पीएम कौन थे इस टाइम? पीएम थे मोदी जी। कौन थे? मोदी जी। उनके राज में भी एक बार फिर से हमारा जो क्षेत्र है वो दूसरे देश को दे दिया गया था। ठीक है। इनको नोट अच्छे से मैं लिखवा देता हूँ, नोट्स के रूप में एक बार लिख लो ताकि आपको समझ में सही आएगा। जो आपने 3 अनुच्छेद लिखे थे उसके नीचे फिर से आपको नोट लगा के लिखना है। 9वें संविधान संशोधन कब हुआ था? संशोधन द्वारा 1960 के अंदर। कब हुआ था? 1960 के अंदर, 1960 में बेरूबाड़ी जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? बेरूबाड़ी। याद कर लेना, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। जो बेरूबाड़ी क्षेत्र है 1960 के अंदर 9वें संविधान संशोधन में बेरूबाड़ी को बांग्लादेश को, किसको दिया गया था? बेरूबाड़ी क्षेत्र को। बेरूबाड़ी ऐसे लिख लो, बेरूबाड़ी क्षेत्र को, बेरूबाड़ी क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिया गया था। किसको? बांग्लादेश को दे दिया गया था। क्लियर। चलो, उसके बाद एक और हुआ था 100वां संविधान संशोधन।
100वां संविधान संशोधन। संविधान, ऐसे तो बहुत सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन जो क्षेत्र दूसरे क्षेत्र देश को या दूसरे राज्यों को दिए गए उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 100वां संविधान संशोधन है, जो 100वां संविधान संशोधन है वो हुआ था 2015 के अंदर। कब हुआ था बच्चों? 2015 के अंदर। 2015 में भारत के, अन्य के नहीं, भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए थे। किसकी सरकार थी इस टाइम? 2015 में पीएम कौन थे? मोदी जी थे। उन्होंने क्या किया? 100वां संविधान संशोधन किया और जो भारत के कुछ हिस्से थे वो बांग्लादेश को दिए गए थे। तो यहाँ तक सभी के क्लियर है। उसके बाद इसी के अंदर हम एक और चीज़ लिखते हैं, वो ये है कि नया राज्य जोड़ना है या राज्य परिवर्तन करना है, या राज्य परिवर्तन करना है। तो जो अनुसूची क्या है? अनुसूची 1 कौन सी? 1 और 4 1 और 4 के अंदर 1 और 4 में भी परिवर्तन, 1 और 4 में भी परिवर्तन होगा। क्लियर? जो अनुसूची 1 और 4 है उसमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हम किसी राज्य को जोड़ रहे हैं या किसी राज्य को परिवर्तन कर रहे हैं, नाम परिवर्तन करना है, सीमा का परिवर्तन करना है, कुछ भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो अनुसूची 1 और 4 में भी क्या होगा? बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। अब देखो अनुच्छेद 4, ये यहाँ तक क्लियर है सभी के 3 अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? उपयुक्त विधि संसद साधारण बहुमत द्वारा क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। उपयुक्त विधि, कोई सी भी उपयुक्त विधि, जो ऊपर जो विधियां दी गई थी ना, उसमें लिखो उपयुक्त विधि। उपयुक्त विधि में उपयुक्त विधि संसद, तो उपयुक्त विधि है यानी कि ये संसद जो है, संसद साधारण बहुमत, यानी कि लोकसभा जो होती है उसके अंदर संसद में, वो साधारण बहुमत द्वारा भी परिवर्तन कर सकती है। परिवर्तन कर सकती है। इसके अंदर, किसके अंदर? अनुच्छेद 4 के अंदर संविधान संशोधन 368, संविधान संशोधन 368 की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात इसी के अंदर और है, इसके अंदर
संविधान संशोधन 368, संविधान संशोधन 368, संविधान संशोधन की आवश्यकता या अनुमति नहीं होती। क्लियर। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन अनुच्छेद 4 के अंदर यह है कि जो संविधान संशोधन 368 है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। याद कर लेना, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर कि 368 संविधान संशोधन अनुच्छेद 2-3 में तो परिवर्तन हो रहे थे लेकिन अनुच्छेद 4 में हट कैसे गया। तो हटा इसलिए, इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, संसद में साधारण बहुमत पेश कर रही है। क्या कर रही है, संसद के अंदर साधारण बहुमत पेश कर रही है। ठीक है, क्लियर है। तो अनुच्छेद 4 पूरा हो गया। प्रथम भाग जो अनुच्छेद है, भाग प्रथम के अनुच्छेद 4 पूरे हो चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबके क्लियर है। अनुच्छेद 4 हो गया, भाग 1 कंप्लीट हो गया है आपका। जो भाग प्रथम था उसके अंदर 4 अनुच्छेद थे, वो सारे मैंने लिखा दिए हैं। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 9वां संविधान संशोधन और 100वां संविधान संशोधन हुआ था 1960 में और 2015 में। ये भी आपके क्लियर हो गया। अब बारी आती है भाग 2। भाग 2 के अंदर क्या कहा गया है, भाग 2 नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से कितने हैं, 11। 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ना पड़ेगा। और जो भारत की नागरिकता है, एक प्रश्न यहाँ पे कमेंट में मेरे को ये बता देना, भारत की जो नागरिकता है वो एकल है या दोहरी। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। इस प्रश्न को आप कमेंट के अंदर मेरे को बता देना कि जो भारत की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है, और अगर एकल नागरिकता है तो किस प्रकार से, और दोहरी नागरिकता है तो किस प्रकार से। और ये भी बताना, उदाहरण भी देना कि किस देश के अंदर दोहरी नागरिकता है और किस देश के अंदर एकल नागरिकता है। क्लियर है। ये प्रश्न है, देख लो। अब एक अधिनियम पारित हुआ था हमारे देश के अंदर, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955। भारत में, इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित हुआ था। इसके अंदर संशोधन भी हुए हैं। कब कब हुए हैं वो मैं आपको लिखा देता हूं। संशोधन पहला संशोधन हुआ था पहला जो संशोधन है वो हुआ था
92 के अंदर 1992 नहीं है, 1986 के अंदर पहला संशोधन हुआ था। 1986 के अंदर, माफ करना, 1986 के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ था। फिर हुआ था 1992 के अंदर, फिर हुआ था 2003 के, फिर हुआ था 2005 के, उसके बाद हुआ था 2015 के अंदर, फिर 2019 के अंदर, 2019 के अंदर। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1986, दूसरा हुआ था 1992, तीसरा हुआ था 2003, चौथा हुआ था 2005, पांचवा हुआ था 2015 और अंतिम हुआ था 2019। क्लियर? अब बात आती है भारतीय जो नागरिकता है वो आपको कितने प्रकार से मिल सकती है। तो भारतीय नागरिकता 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, कितने प्रकार से मिल सकती है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है। ओके, वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको लिखा देता हूं। पहला है यहाँ पे, ये लिख लेना, ऐसे स्टार बना के अंडरलाइन कर लेना थोड़ा सा। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से मिलती है। पहला, जम्मू कश्मीर, जो जम्मू है बाय बर्थ, जम्मू कश्मीर के अंदर 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हुआ हो, जम्मू कश्मीर 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हुआ हो, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक संशोधन हुआ था ना 1986 के अंदर, उसके जो माता पिता है उनके पास अगर जम्मू कश्मीर की नागरिकता है तो बच्चे को तो मिल ही जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है। ये संविधान में संशोधन हुआ था, पहले ऐसा नहीं था। फिर एक संशोधन किया गया 1996 में, 1986 संविधान संशोधन द्वारा माता पिता के पास नागरिकता होनी चाहिए, माता पिता के पास नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा, पहला तो हो गया कि 1996 से
जम्मू कश्मीर के अंदर 1950 से बाद जन्म हुआ हो और 1986 में संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत माता पिता को भी नागरिकता मिली हुई होनी चाहिए। अब आता है दूसरा 2 नंबर। दो नंबर है वंश परंपरा। वंश परंपरा वंश परंपरा इसके अंदर क्या कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अन्य स्थान पर या दूसरे देश में जन्म हुआ या जन्मा हो और माता पिता की नागरिकता भारतीय हो, पहले से भारतीय होनी चाहिए। वंश परंपरा का मतलब है कि माता पिता की तो नागरिकता भारत की है, लेकिन जो बच्चे का जन्म हुआ है वो विदेश में हुआ है, अन्य राज्यों में या अन्य देश में हुआ है, राज्य में नहीं अन्य देश के अंदर हुआ है, और जो माता पिता है उनकी नागरिकता तो भारतीय है, तो उस बच्चे को भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ये कहा गया है कि जो 5 प्रकार की नागरिकता होती है उसमें से दूसरी ये है वंश परंपरा वाली। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो इसी के अंदर एक संशोधन हुआ है 1992 के अंदर एक संशोधन हुआ था। पहले क्या होता था, जो वंश परंपरा है उसमें जो पिता है उसके आधार पर बच्चे को क्या दी जाती थी, नागरिकता दी जाती थी। बच्चे अगर किसी का जन्म विदेश में हुआ है और जो पिता है वो विदेशी है और जो महिला है वो भारतीय है, तो 1992 से पहले उसको जो विदेश की नागरिकता है वो दी जाती थी। लेकिन एक संशोधन हुआ था 1992, नोट कर लेना, 1992 संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन इसके अंदर एक संविधान संशोधन हुआ 1992। कौन सा? 1992। इसके अंदर क्या कहा गया है, उन्नीस सौ 1992 के अंदर ये कहा गया था कि माता के आधार पर, माता के आधार पर नागरिकता, माता के आधार पर नागरिकता। 1992 से पहले पिता की वंश परंपरा थी, पिता वंश पर आधारित था। पिता के वंश, पिता जिस राज्य का या जिस देश का होगा उसकी नागरिकता मिलेगी, पिता वंश आधारित थी। पिता वंश आधारित थी पूर्व में। कब? पूर्व। देखो 1992 के अंदर संविधान संशोधन हुआ था, माता के आधार पर नागरिकता देना चालू कर दिया। पहले किसके आधार पर दिया जाता था? पूर्व में पिता के आधार पर, जहाँ का पिता है वहीं की नागरिकता उसको मिलती थी।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 1992 संविधान संशोधन हुआ है, उसके अंदर माता के आधार पर भी हमें नागरिकता मिल सकती है। नंबर 3 आता है नंबर 3 पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार मतलब, अरे पंजीकरण होता है, व्यक्ति का पंजीकरण होता है पंजीकरण के आधार पर। जैसे जो व्यक्ति है उसको नागरिकता चाहिए, पहले तो वो भारत में 7 वर्ष तक, मतलब जैसे 2017 में उसका जन्म हुआ, उसके पिता जो है, एक व्यक्ति है उसका जन्म हुआ 2017 के अंदर, उसके जो पिता है वो 2010 से भारत के अंदर रह रहे हैं, और उस बच्चे का जन्म 2017 के अंदर हुआ, 7 साल का गैप है ये, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। देखो पॉइंट में लिखा देता हूं। पहला है 7 वर्ष से अधिक भारत में रहा हो, भारत में रह रहा हो। पहला तो ये हो गया, व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक भारत में रहना चाहिए। 2 नंबर, जन्म तो कहाँ हुआ उसका, भारत में, जन्म भारत में लिया, परंतु रहता कहाँ है, विदेश में, परंतु विदेश में रह रहा हूं। तो भी उसको भारत की क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल सकती है। तीसरी बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, विदेशी महिला का भारतीय पुरुष से विवाह होने की स्थिति में, विवाह होने की स्थिति में, जैसे सीमा हैदर आई थी, आपको पता है अभी की जो घटना है, जो न्यूज़ है वो है सीमा हैदर पाकिस्तान से आई थी, उसने भारतीय एक लड़का है उससे विवाह किया था, उसको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो तीसरा है ना, विदेशी महिला का भारतीय पुरुष से विवाह होने पर, ऐसा तो इसमें तो लिखा गया है कि भाई पंजीकरण के आधार पर मिल जाएगी। अब भारत सरकार है, मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो न्यूज़ देखने पे ही पता चलेगा हमें। तो यहाँ तक तो क्लियर है सभी के। अरे नागरिकता लेना कोई आसान काम भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, जैसे सीमा हैदर ने किया था। अगर आपको पाकिस्तान की नागरिकता चाहिए तो आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना क्या है, अच्छी बात नहीं है, गैर कानूनी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला तो हो गया 7 वर्ष से अधिक भारत में रह रहा हो, जन्म भारत में हुआ या जन्म भारत में लिया परंतु विदेश में रह रहा है, विदेशी महिला का भारतीय पुरुष से विवाह होने पर। नंबर 4,
के लोग, राष्ट्रमंडल देशों के, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारतीय सरकारी नौकरियां या प्राइवेट सेक्टर के भी लोगों को नागरिकता मिल सकती है। भारत, इसमें क्या है, राष्ट्रमंडल के देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या नौकरियां करते हो, या भारत में क्या करते हो, नौकरी। तो बात आती है कि किस आधार पर नागरिकता मिल सकती है। तो 5 आधार बता दिए, उनमें से 3 मैंने आज करवा दिए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम बाकी जो बचा हुआ है 2 पॉइंट और उसके बाद जो अनुच्छेद आएंगे, भाग आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक एक बार रिपीट करवा देता हूँ। जम्मू कश्मीर 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हुआ हो उसको नागरिकता मिल सकती है। वंश परंपरा के आधार पर भी भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। पंजीकरण के आधार पर भी भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। जो व्यक्ति भारत में 7 वर्ष या उससे पहले भी भारत में रह रहा हो उसको नागरिकता मिल सकती है। जन्म कहाँ हुआ है, भारत में। जन्म कहाँ हुआ है, भारत में। और रह कहाँ रहा है, जन्म कहाँ हुआ है, जन्म हुआ है भारत में। रह कहाँ रहा है, विदेश में, उसको भी मिल सकती है पंजीकरण के आधार पर। विदेशी महिला का भारतीय पुरुष से विवाह होने पर, अरे उदाहरण देख लेना, ये सबसे बेस्ट है, उदाहरण देख लेना। सीमा हैदर, अभी का नया केस है। नंबर 4, राष्ट्रमंडल जो देश है, नागरिक, राष्ट्रमंडल जो देशों के जो नागरिक हैं वो भारत में रहते हो या भारत में नौकरी करते हो, उनको भी पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तो आज यही समाप्त करेंगे हमारा क्लास। नमस्कार।